प्रिय विद्यार्थियों, प्रथम वर्ष के प्रिय विद्यार्थियों को मेरी पहली कक्षा के लिए हार्दिक स्वागत है। मेरा पहला खुद से मैं अपने आप को इंट्रोडक्शन कर रहा हूँ। मेरा नाम वाईजी मिस्त्री, पीएचडी पदवीधर हूँ। मैं पूरे 15 साल से डिग्री कॉलेज में पढ़ाया हूँ। अभी इस साई निकेतन के कॉलेज के हिंदी उपन्यास के रूप में मुझे यहाँ पर कार्य आरंभ किया हूँ। इसलिए तो ये पहला कक्षा होने के नाते आपका सभी का हार्दिक स्वागत है। और इस साल जो पूरी 100 मार्च के तरह पाठ्यक्रम भी इस साल भी आपका पाठ्यक्रम दिया गया है, मगर 5-6 साल से जो पाठ्यक्रम पूरे 100 मार्च का था, अब वो घटकर बिल्कुल कम किया गया। इसलिए आपके सामने हम पहला शुरुआत में आपका पाठ्यक्रम क्या है और क्या नहीं है ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। ये कर्नाटक की बीयू बोर्ड होने के नाते यहाँ पर कन्नड़ में शुरुआत किया गया है। हिंदी उड़िसिकोंडिरुवा पाठ्यक्रम, इसका मतलब क्या है? हिंदी जो पाठ्यक्रम आपके लिए जो रखा गया है उसका सही मायना क्या है? पहला फर्स्ट अध्याय हेसरु मतलब गद्य रूप जिसको हम कहते हैं। पहला जो बोलते हैं हम पाठ, शुरुआत में पाठ शुरू हो जाते हैं। पहला पाठ जो बड़े घर की बेटी, जिसको एक महान उपन्यासकार कहानीकार जो प्रेमचंद ने लिखा है। एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ कहानीकार के रूप में इसको हम देखते हैं। उपन्यास के सम्राट माना जाता है जिसको प्रेमचंद जी को, इसलिए ये इन्हीं के द्वारा पहला पाठ आपको शोभित कर देता है। और रहा दूसरी युवाओं से। आप युवक होने के नाते अब तक तो प्रौढ़शाला में बचपना तो गुजर गया, अब आप विद्यालय महाविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, कॉलेज की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति, अपनी माता पिता के प्रति। इसको उद्देशित करके अपनी युवाओं को उद्देशित करके इस पाठ का चयन किया गया। यहाँ पर जो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने विचार हमको स्पष्ट किया है। स्वामी विवेकानंद एक बहुत ही सर्वश्रेष्ठ जो महान स्वामी जी माने जाते हैं, समाज सुधारक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी उद्देश्य को लेकर युवाओं को जो समाज की निर्माण करने के लिए, देश की निर्माण करने के लिए युवाओं को उद्देशित करके जो पाठ आपको उद्देशित किया गया है, यहाँ पर उसका दूसरी भाग हमको देखने के लिए मिलता है। उन्हीं का एक संबोधन आपको सबको याद रहा होगा कन्नड़ में, एरी यद्देरी गुरी मुट्टुवरेगो निल्लदे। ठीक उसी तरह बहुत सारे संबोधन जरिए युवकों को जगाने की कोशिश इस पूरी पाठ में दिया गया है। यह पूरा अपनी स्वामी विवेकानंद जी की ओर। तीसरा जो भाग है निंदा रस, ये जो एक बिल्कुल जो कहानी, एक जुगली करने वाली, एक हास्यास्पद कहानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। निंदा करना मतलब दूसरों को चुगली करना और दूसरों को भला बुरा कहना, तो उससे जो उसका निंदारस करने से दूसरों पर क्या असर पड़ती है, उसका परिणाम क्या होता है, इस पूरी पाठ का हमको देखने के लिए मिलता है। अब रही बात चौथा जो बिंदा नामक कहानी, जो जीवन को लेकर महादेवी वर्मा जी ने हमको समझाने की कोशिश किया है। उनकी बचपन की एक सहेली का नाम जो बिंदा था, अपने जीवन में कितनी वो तकलीफ उठाई है, बिना माता पिता के वो अपना जीवन कैसे बिताया है, और परिवार जो परिवार माता पिता, सौतेली माँ और पिताजी प्यार न मिलने पर बच्चे कितना समस्या उठाते हैं, इस पूरी पाठ में हमको देखने को मिलता है, जो इसके द्वारा रचित महादेवी वर्मा जी ने इस पाठ को रचित किया है। और इसको हम जब आप पाठ पढ़ते समय आपको बताया जाएगा। अब हम आगे देख रहे हैं बाबा साहेब अम्बेडकर, सम्मेलन के रचयिता, इस महान भारत की महान शिल्पी के रूप में देखने वाले एक महान कलाकार के रूप में, महान पुरुष के रूप में, महान व्यक्ति के रूप में, जिसको हम संवादक के शिल्प
शिल्पकार के रूप में देखते हैं, जो अंबेडकर, जो एक दलित समाज को अपने ही विचारों से, अपने ही कार्यों से एक उच्च पर ले जाने वाला, सामाजिक असंतुलन को दूर करने वाला उद्देशित करके स्वतः अंबेडकर अपनी जीवन में कितनी तकलीफ उठाई, कितनी समस्याओं को जगाया, कितनी मुसीबतें सहा, इस पूरी पाठ में हमको देखने के लिए मिलता है। और स्वतः अंबेडकर जी ने अपने विचारों को स्पष्ट किया। और अगली जो पाठ है, दिल का दौरा और एंजाइना। इस पाठ में आपको यहाँ पर साइंस और हार्ट अटैक होने के बाद एक अच्छा सा डॉक्टर, खुद एक डॉक्टर जी ने इस पाठ को आपको नियोजित किया गया है। वो एक खुद एक महान हार्ट स्पेशलिस्ट है दिल्ली के, उन्हीं के द्वारा रचित हार्ट अटैक इंसान को होने से क्या हो जाता है, उनके प्रमुख लक्षण क्या है, हार्ट अटैक होती कैसी है, और हार्ट अटैक आने से होता क्या है इंसान को, और उसको कैसे रोक सकते हैं, और हार्ट अटैक इंसान के लक्षणों के जरिए उस कृति को हम कैसा रोक सकते हैं, उसको सब कुछ यहाँ पर विवरण रूप से दिया गया है। इसका दिल का दौरा मतलब हार्ट अटैक और उसकी इलाजों के बारे। और अगली बात, मेरी बद्रीनाथ यात्रा। और हिंदू धर्म के अनुसार चार धाम यात्रा हम जो बोलते हैं, जो बद्रीनाथ और अमरनाथ, जो कैलाश पर्वत, कंची, जो रामेश्वर, ये जो चार धाम यात्रा बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी पुण्य कमाने के लिए तीर्थ यात्रा करते हैं। अमरनाथ यात्रा हो या वैष्णो देवी यात्रा हो या बद्रीनाथ यात्रा हो, यहाँ पर खुद लेखक ने बद्रीनाथ यात्रा, जो पूरी जमीन से 200 किलोमीटर, जो कड़ी पहाड़ में, खड़ी ठंड में और ऐसी विचित्र मौसम में जाकर बहुत सारा सुंदर दृश्य से वहां पर निसर्ग का सुंदर वर्णन किया है पूरी इस पाठ में। इसलिए ये तीर्थ यात्रा का प्रमुख लेखक वहां पर हमको बताने की कोशिश किया है, कितनी कठिनाइयों से वो अपनी जो बद्रीनाथ का यात्रा किया और कितना उसको खुशी मिली, और धर्म के गुरु ने कितने सारे लोग उनके साथ रहे, इस पूरी पाठ में को जानकारी प्राप्त होता है। कुल मिलाकर आपको 7 पाठ। और रहे दूसरा भाग, जो पुराने पद्य बोलते हैं हम, ओल्ड पोएम्स, जैसे आप प्रौढ़शाला में प्राथमिक शिक्षा के इनके बारे में जाना है, जैसे यहाँ पर प्रमुख दास पंडित जो बोलते हैं, कबीरदास, तुलसीदास, मीराबाई, रैदास, इनके भी बहुत सारे महान जो पुराने पद्यों के रूप में, जो मध्यकालीन काव्य के रूप में हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ रूपों को जानने वाले कबीरदास, सूरदास और रैदास, इनकी प्रमुख विचारों को लेकर, समाज सुधार को लेकर बहुत सारे विचारों को प्रकट करने की कोशिश किया है। इनका भी जो पहला पद है, कबीरदास के दोहे, इसके बारे में आप प्राथमिक शिक्षा में पढ़े हैं थोड़ा बहुत, मगर माध्यमिक शिक्षा में, जो प्रौढ़शाला में, हाई स्कूल में जो आपने बहुत सारी इनकी कविताओं को, दुआओं को पढ़े हैं, यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा जानकारी लेने के लिए यह रखा गया। रही बात मध्यकालीन के महान और एक कलाकार के रूप में तुलसीदास जी को हम देखते हैं, जो रामचरितमानस का महान एक कृति है। तुलसी सीता के पति दशरथ महाराज के पहला पुत्र और अयोध्या के जो वीर शूर मानने वाले शांत स्वभाव के राम के सच्चे भक्त, इसलिए यहाँ पर उनकी विचारों को लेकर राम कितना अच्छा इंसान था, अयोध्या के प्रति उनका कितना निष्ठा थी, सामान्य लोगों के प्रति उनकी कितना निष्ठा थी, वो जब सामान्य लोगों से किस तरह प्यार करते थे और अपनी समाज सेवा किस तरह निभाते रहे, इस पूरी पद में देखने के लिए मिलता है। इसलिए तुलसीदास जी ने राम की वर्णन करते हुए इस पद्य का आपका चयन किया गया है। और आखिर बार मीराबाई, ये पुरुषों में एकमात्र महिला रूप में, जिस तरह हमारे कर्नाटक के कन्नड़ बहुत सारे पुराने पद्यों के अलग-अलग ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀ ವಚನಕಾರರಾಗಿ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೋ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ठीक उसी तरह यहाँ पर हिंदी के बहुत सारे पुराने पद्यों में
दोहों में, पुराने विचारों को लेकर लिखने वाले में, जैसे महादेवी वर्मा की, जैसे मीराबाई भी हमारे यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ है। कन्नड़ा के अक्का महादेवी जी और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ मानने वाले मीराबाई की वो दोनों एक समान रूप से, दोनों के विचार, दोनों के जीवन बिल्कुल स्पष्ट और दोनों को तुलना करने के बाद सरल रूप से यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। केवल 3 पद और आ जाते हैं हम आधुनिक कविता, न्यू पोएम्स, नए नए विचारों को लेकर नए नए लोग, नए नए कवयित्री, नए नए कवियां अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए बहुत ही सरल विचारों में बहुत सारे पद आपको यहाँ पर चयन किया गया है। उसमें पहला है कुटिया में राजभवन। यहाँ पर रामायण में आने वाली राम की पत्नी जो महासती के रूप में देखे जाने वाले सीता की संपूर्ण जीवन किस तरह था, वो एक महारानी होने के बावजूद भी राम के साथ 17 साल, उन्होंने 14 साल वनवास कैसा किया, कितनी मुसीबतों को सहना पड़ा, ये सभी जो यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। रही बात एक गरीब औरत अपनी पति को खोकर छोटा सा बच्चे को लेकर अपनी जीवन किस तरह मुसीबतों के सहती है, अपनी जीवन चलाने के लिए पत्थर तोड़ने की कोशिश कर रही है, पत्थर तोड़कर अपना उपजीवन चलाती है, उसको लेकर इस कविता के जरिए बताया जा रहा है, वो है तोड़ती पत्थर। और तीसरा है जो उल्लास, उल्लास का मतलब है खुशी, आनंद, जो इंसान जब खुशियों में क्या क्या हंगामा करता है, आनंद होने पर कितनी वो खुश होकर अपना जीवन चलाता है, ये सब कुछ बताने की कोशिश यहाँ पर जारी है। और चौथा, तुम गा दो मेरा गाना तुम अमर बन जाओगे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अभिषेक बच्चन जी के पिताजी जो आज भी नंबर 1 डॉन जो कहलाते हैं, अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी इस जो गाने को आपको चयन किया गया। अभिषेक बच्चन जी के पिताजी अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हरिवंश राय बच्चन, जिन्होंने हिंदी के बहुत सारे कविताओं को लिखा है, उसी में ये कविता है यहाँ पर आपको चयन किया गया है, वो तुम गा दो मेरा गाना तुम अमर बन जाओ। अब आगे आ गए हम तृतीय सोपान की ओर। यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे कहानियां, सुंदर सुंदर कहानियां, मजेदार कहानियां हैं जो बिल्कुल अच्छे और सच्चे के रूप में माने जाते हैं। शुरुआत में मधुआ, जिसने जो प्रेमचंद के साथ और एक सर्वश्रेष्ठ कहानीकार जयशंकर प्रसाद जो उसको बोलते हैं यहाँ पर। दूसरा स्मशान और तीसरा खून का रिश्ता। ये आपको जो बचा हुआ पाठ्यक्रम जो बोलते हैं, सिलेबस जो बोलते हैं 100% के प्रति। और आगे हम देख लें अब तक जो आपने देखा वो जो पाठ्यक्रम आपके लिए था, अब जो हम दिखाने जा रहे हैं जो आपकी सिलेबस की किताब में है, आपको यहाँ पर दर्शाने की कोशिश किया जा रहा है। कन्नड़ा में आप जानते हैं तगेदिरुवा पाठ्यक्रम, मतलब आपको ये बिल्कुल सिलेबस के लिए नहीं है, यहाँ पर नहीं रखा गया है, इसलिए यहाँ पर टाइटल दिया गया है तगेदिरुवा पाठ्यक्रम। हिंदी बोलते हैं घटाया गया है, निकाला गया है, आपको सिलेबस के लिए बिल्कुल नहीं है। जहाँ पर आपके किताब में है, मगर आपके इस साल 2021 में जो आप मार्च में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये सिलेबस बिल्कुल नहीं है। इसमें पहला वन नारायण पाठ और राष्ट्र का स्वरूप, तीसरा रिहर्सल, ये जो कहानी, और मध्ययुगीन काल में जैसे कबीरदास वगैरह उसमें श्रवण वचन और अल्लम प्रभु बसवेश्वर इस तरह थे, और अक्का महादेवी के वचन और रीतिकालीन काव्य, और इन सभी को क्या किया गया, निकाला गया। आपको सिलेबस के लिए नहीं है, आपको ये साल ये पढ़ना नहीं है, पिछली साल पूरे 10 साल से बच्चे पढ़ते हैं
आपको इस तरह समस्याओं की वजह से, कोरोना की बीमारी की समस्याओं की वजह से सिलेबस को घटाया गया है, कम किया गया, इसको निकाला गया। ठीक उसी तरह अगली कविता में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चौथा और सोपान प्रमुख कहानी के रूप में बोलते हैं। और प्रथम शीतलहर, दूसरा सिरिया, तीसरा दोपहर का भोजन, इन सभी को यहाँ पर निकाला गया। इसलिए आप कृपया इसको न पढ़े, एक कंप्लीट सिलेबस बिल आपको नहीं है, इसको निकाला गया है, आप ध्यान रखें। और देखिए, अब तक जो आपने पाठ पढ़ा, अब तक जो आपने पद्य पढ़ा, अब तक जो आपने नई नई कहानियों को पढ़ा, नाटक पढ़ा, वो सभी के साथ साथ आपको व्याकरण भी रखा गया है, जो हम अंग्रेजी में इसको ग्रामर बोलते हैं। प्राथमिक शिक्षा में भी आपने पढ़ा है इसको, और प्रौढ़शाला में तो बहुत सारा आपने पढ़ा है। इसी के जरिए हम देख रहे हैं आज इतना सारा सा पूरे आपको अंक, जिस तरह क्या क्या बताया जा रहा है, सब कुछ आपको डिटेल में दिया गया है, क्या क्या आपको ग्रामर है इस सब। ले ले पहला वन, वाक्य शुद्ध करिए। यहाँ पर एक अंक के लिए 5 दिए जाते हैं, 5 मार्क्स। एक वाक्य दिया जाता है, वहां पर एक थोड़ी सी गलती उन्होंने मिस्टेक किया रहता है, स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या कारक बदलने के लिए आपको थोड़ा सा बदलेंगे तो यहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। ऐसे 5 वाक्य दिए जाएंगे और 1 मार्क्स उसके लिए, तो आपको मिलेंगे कुल मिलाकर 5 अंक। दूसरी बात, हम रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कारक चिन्हों के जरिए उचित शब्दों को आपको चुनकर लिखना। अंग्रेजी में इसको फिल इन द ब्लैंक्स बोलते हैं। रिक्त स्थान भरिए, बिट्टा सरगलनु चुंबिरी कलाम, इसको यहाँ पर जिस तरह कौन बनेगा करोड़पति, जो अमिताभ बच्चन द्वारा रचाया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक उसी तरह ऊपर प्रश्न होता है, नीचे उसके 4 ऑप्शंस होते हैं। ठीक इसी तरह आपको भी यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, चुनकर आपको सही उत्तर का जवाब लिखना है। कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, वहीं पर होता है, उसको देखकर आपको लिखना है। कुल मिलाकर ये भी कितने रहेंगे, 5 रहेंगे 1 मार्क्स के लिए। ये भी कुल मिलाकर 5 अंक आपके लिए रखा है, बिल्कुल सरल। आप घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि प्रश्न भी वही होता है और उत्तर भी वही होता है। सिर्फ एक शब्द चुनकर आपको नीचे रखना है, कहां पर वो फिट बैठती है, कहां पर वो सही होता है। आगे हम मुहावरा का अर्थ समझकर लिखना है। इसको यहाँ पर 4 दिया गया है, 4 अंकों के लिए। आप ऑलरेडी प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में इसको पढ़े हैं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो बहुत ही सरल रूप समझेगा, मैच द फॉलोइंग, कन्नड़ा में, और हिंदी में जो अर्थ के साथ उनको जोड़कर लिखिए। एक तरफ यहाँ पर क्या उनके शब्द दिए रहते हैं और इनका जोड़न करके आपको लिखना है। बंदीसी बरेरी जो दिया रहता है उसको सही मायने में आपको लिखेंगे। तो ये भी छोटा सा बच्चों की कार्य है, 4 देंगे आपको लिखना है, 4 अंक के लिए कितने मार्क्स, 4। रही बात सूचना के अनुसार बदलिए। आप ये भी हाई स्कूल शिक्षा में पढ़े हैं और प्रौढ़शाला में ये आपको ऑलरेडी सिलेबस में आ गई है, पाठ्यक्रम आपने पढ़ा है। कुल मिलाकर कितने काल होते हैं जी, काल बदलिए, जो कन्नड़ा में भी आपने जाना है ऑलरेडी। वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल क्या होता है, जो अभी जो चल रहा है वो वर्तमान काल होता है। अभी जो हो गया है उसको हम भूतकाल कहेंगे। अब जो आगे होने वाला है भविष्य है।
सीता गाना गा रही है, कार्य शुरू है, ये होता है वर्तमान काल। सीता ने गाना गाया, ये होता है भूतकाल। वही वाक्य सीता गाना गाएगी, अभी नहीं गाया उन्होंने, इसलिए ये जो तीन काल है तीनों को एक एक दिया रहता है, तीनों को सूचिता के अनुसार वहां पर आपको मिलेंगे तीन। इसको भी आप ऑलरेडी प्रौढ़शाला में पढ़े हैं, ये भी आपको कोई मुसीबत नहीं होगा। काल बदलिए कन्नडದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವಾಗೆ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು, ಒಂದು ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲ, ಒಂದು ಭೂತಕಾಲ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯತ್ ಕಾಲ। ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮೂರು ಕಾಲಗಳು जैसे हम बोलते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। वर्तमान काल का मतलब है जो चल रहा है, भूतकाल का मतलब है जो हो चुका है, और भविष्यत मतलब निर्माण से ही पता हो जाता है ये काल भविष्य में है। आगे हम बताएंगे, फिर से बिल्कुल सरल आगे देखिए, लिंग बदलिए। दो दिए जाएंगे आपको, दो बदलना है। आप अच्छी तरह जानते हैं लिंग हिंदी में केवल दो ही होते हैं, कन्नड़ा में लिंग कितने हैं? तीन। एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा नपुंसकलिंग कन्नड़ा में, मगर हिंदी में हमारे दो ही लिंग है, एक पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग। ये भी आप प्राथमिक शिक्षा में भी पढ़े हैं और हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, इसलिए ये आपको रखा गया है बिल्कुल सरल सा। शिष्य पुल्लिंग है तो शिष्या स्त्रीलिंग है। छात्र पुल्लिंग है तो छात्रा स्त्रीलिंग है, छत्री नहीं है। और इसी तरह कुत्ता कुतिया, इसी तरह आपको सरल सरल शब्दों को दिया जाता है, आपको लिंग बदल कर रखना है बस 2 अंक के लिए, ये भी सब। अब नेक्स्ट आ जाएगा हम वचन बदलिए, ये भी आपने पढ़ा है प्राथमिक शिक्षा में और प्रौढ़शाला शिक्षा में। ये वचनಗಳು कितने हैं जी? 2, एक वचन, दूसरा बहुवचन। कोई भी चीज एक हो तो एक वचन, एक से ज्यादा हो तो उसको हम बहुवचन बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर दे रहे थे, ये भी 2, यहाँ पर अंक पाएंगे आप 2। अब आगे हम समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इक्विवेलेंट, जो एक शब्द के लिए दूसरा शब्द जोड़ना है, हमें एक शब्द के दूसरा मीनिंग निकालना है। उदाहरण पेड़, और एक शब्द क्या है जी? वृक्ष और पौधा, ऐसे बहुत सारे। पानी दिया गया तो जल, स्त्री दिया गया तो महिला, आदमी पुरुष, राजा, ऐसे बहुत सारे जो दिए जाएंगे शब्द को एक शब्द के दूसरे शब्द से जोड़कर लिखना है, समानार्थक शब्द। जो 2 दिए जाएंगे फिर आपको लिखना है 2। और विपर्यार्थक शब्द या विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड, जो अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे एक शब्द के लिए अपोजिट वर्ड होता है जिसको हम विलोम शब्द कहेंगे। उदाहरण दिन, क्या होगा जी? रात। और सुबह यदि आपने लिखा तो क्या हो जाएगा? शाम। ठीक उसी तरह उल्टा, बस विलोम अपोजिट वर्ड जोड़ कहेंगे, ये भी 2 जाएंगे, आपको मार्क्स पाएंगे 2। रही बात अपठित वातावरण और गद्यांश, यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए जी एक पैराग्राफ दिया जाएगा, 8 से 10 वाक्य की एक पैराग्राफ दिया जाएगा। उस पैराग्राफ को सही मायने में पढ़ना है, उसी में उत्तर रहते हैं। नीचे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका सही उत्तर चुनकर लिखेंगे। इतना आसान ग्रामर आपको, इतना सरल ग्रामर आपको कहीं देखने के लिए नहीं मिलेगा, इसलिए बोलते हैं आप लकी है, भाग्यशाली है। ताकि कॉलेज में भी आपको आ गया है, ऑलरेडी आपने हाई स्कूल में भी इसको जाना। और आगे हम पत्र लेखन। पत्र लेखन ये भी आपने प्रौढ़शाला शिक्षा में पढ़े हैं। पत्र लेखन के जरिए जो 2 होते हैं, एक ऑफिशियल लेटर, दूसरा पर्सनल लेटर। हिंदी में क्या बोलते हैं जी?
सरकारी पत्र और अरे सरकारी पत्र। जो वैयक्तिक पत्र और व्यवहारिक पत्र जिसको हम पढ़ते समय डिटेल में देखा जाएगा, इसके लिए भी आपको कुल 5 अंक दिए जाएंगे। रही बात अनुवाद करना, अनुवादक जो ट्रांसलेशन बोलते हैं, एक वाक्य दे देते हैं, उसको कन्नड़ माध्यम से आने वाले बच्चों को कन्नड़ मीडियम में दिया रहता है, अंग्रेजी माध्यम से आने वाले बच्चों को अंग्रेजी का वाक्य दिया रहता है, उसको आप बदलकर हिंदी में वाक्य लिखना है। ये भी आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, प्रौढ़शाला में भी किया है। यहाँ पर इसको करना है, 5 वाक्य देंगे, आपको लिखना है 5 वाक्य, कुल मिलाकर 10, 14, 40 मार्क्स का यहाँ पर आपको ग्रामर। सिर्फ आपको किताब पढ़ना है, कितना है ये 7 मार्क्स का, पूरा का पूरा ग्रामर जो आपके लिए 40 मार्क्स का होता है। बिल्कुल सरल है और हम जैसे जैसे अगली कक्षा में आपको बताते हुए निकल पड़ेंगे। अब आ गई आपको व्याकरण का खत्म हो गया। जो कोई भी कार्य करने से पहले, शुभारंभ करने से पहले एक जो सुंदर भगवान की गाना गाया जाता है, ठीक उसी तरह आज हम पाठ्यक्रम पहली बार शुरू करने से पहले एक पहला आपका जो पद है यहाँ पर शुरुआत करेंगे। तो हम समझिए कुटिया में राजभवन, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ये कविता। यहाँ पर कवि का परिचय दिया गया है, ये आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर आधुनिक काल के 1918 के और बस इन्हीं का परिचय आपको किताब में कंप्लीटली देखने पड़ेगा। उसको पढ़ना है सिर्फ किस गांव में जन्म हुआ उनका और उनका मृत्यु कब हुई, उनकी प्रमुख रचनाएं कब। ये बात बिल्कुल आपको सरल हो जाएगा। ओके, और ये हो गई शुरुआत। पद का नाम क्या है? कुटिया में राजभवन। सीता कौन है? ये राम की पत्नी सीता है। अयोध्यापति के रूप में मानने वाले दशरथ महाराज की पहला पुत्र जो राम, उसकी पत्नी है। और दशरथ महाराज को सिर्फ 3 पत्नियां थे। पहला कौशल्या, दूसरी सुमित्रा, तीसरी कैकेयी। पहले सुमित्रा के एकमात्र पुत्र राम है। दूसरी जो सुमित्रा है उसके 2 पुत्र माने जाते हैं, एक शत्रुघ्न और दूसरा लक्ष्मण। और अंत में कैकेयी का एकमात्र पुत्र था। और इसलिए ये जो सीता जैसे ही शादी हो गई, और ये हम अच्छी तरह कहानी जानते हैं, दशरथ महाराज जब बूढ़े हो गए, बूढ़े होने के बाद राम की पट्टाभिषेक करने के लिए तैयारी शुरू हो गई। क्योंकि एक राज का नियम है, राजा का पहला पुत्र ही क्या बनेगा? युवराज बनेगा, आगे इस देश का राजा बनेगा। इसी के जरिए क्या हो गया? तय हो गया अब दशरथ महाराज की अयोध्या का राज करने वाला और कोई नहीं है, राम, क्योंकि दशरथ महाराज का पहला पुत्र था। जैसे हम अच्छी तरह इस कहानी को अच्छी तरह जानते हैं। और कैकेयी अपनी बेटे को क्या करने चाहा? भरत जो हम कहते हैं, इस राम को अपनी राजगद्दी में हटाकर क्या किया उन्होंने? भरत को राजगद्दी पर बैठाने की जिद किया। मजबूरन दशरथ महाराज को
तीन वचन पालन करना पड़ा। एक, जो राम को 14 साल की वनवास निकाला जाए, और दूसरा, पट्टाभिषेक मेरा बेटा मतलब कैकेयी का बेटा भरत को किया गया, इसलिए मजबूरन जमाना था, प्राण जाए मगर वचन न जाए। इसी की वजह से दशरथ महाराज इस जो राजगद्दी को छोड़कर जो मजबूरन राम को 14 साल वनवास भेजने का तय करना पड़ा। केवल राम मात्र वनवास जाना था, मगर उसकी धर्म पत्नी होने के नाते सीता भी उनके साथ कहानी के लिए वन में निकली। कोई पिकनिक नहीं जा रही, फॉरेन टूर नहीं जा रही वो, और यहाँ पर वनवास जा रही है। घने जंगल में एक महारानी की तरह रहने वाली औरत अपनी पत्नी का धर्म निभाने के लिए, पति का साथ देने के लिए वो भी 14 साल निकल पड़े, और भाई का प्यार पाने के लिए लक्ष्मण भी उनके साथ 14 साल वनवास जाता है। ये कहानी अच्छी तरह रहती है। मगर एक महारानी होने के नाते सीता कितनी मुसीबत को सहा, कितनी समस्याओं को उलझाया, किन किन हालातों को गुजारा, यहाँ पर हम देख सकते हैं। इसलिए खुद सीता रानी को क्या तकलीफ हो गई, क्या कष्ट हो गई, इस पूरी पद में हमको देखने के लिए मिलता है। पहला, शुरुआत में सीता रानी को यहाँ लाभी लाया है। बहुत सारे लोगों ने समझाया सीता रानी को बिल्कुल दुख होगा, क्योंकि वो तो महारानी थी, जंगल में चली गई, मगर सीता रानी अपने आप को यहाँ पर क्या समझा है, लाभ ही लाया है, मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरा, मेरी कुटिया में राजवन मन भाया, अच्छा लगना। सीता खुद कह रही है, यहाँ पर जो छोटा सा कुटिया हमने जो बनाया, क्योंकि जंगल होने के नाते वहां पर बड़ा सा आलीशान बंगला नहीं बना सकते, क्योंकि वनवास चले गए, ऐसा छोटा सा कुटिया बनाया है। एक कुटिया क्या हो रहा है, जो झोपड़ी, छोटी सी झोपड़ी। एक महारानी जो बिल्कुल वहां एक बड़ा सा बंगले में रहने वाली है, अचानक आकर छोटी सी कुटिया में रहने की कोशिश कर रही है, मगर फिर भी सीता यहाँ पर बिल्कुल खुश है, मेरा मन वहां पर से मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आ जाइए, क्यों अच्छा लग रहा है, कारण बता रही है। औरों के हाथ यहाँ पर नहीं पलती हूं मैं यहाँ पर महारानी होने के बावजूद मुझे जो राज दरबार में कोई काम नहीं था, क्योंकि चुटकी बजाने के बाद बहुत सारे वहां पर दासियां आते थे और क्या चाहिए सब कुछ देते थे, मगर यहाँ पर छोटी सी झोपड़ी होने के नाते, जंगल में होने के नाते सीता को अपनी कार्य खुद करना पड़ रहा है। क्या क्या करना है, नदी से पानी लाना है मटकी में, ना कोई गैस है, ना कोई दासियां, ना कोई सहायता करने वाला, खुद लकड़ियां लाना है, खुद मटकी में खाना बनाना है, खुद चावल बनाना है, खुद पकाना है, क्योंकि वो महारानी थी। अब आपको उसको यहाँ पर अपने आप काम करना पड़ रहा है, इसलिए वो बिल्कुल खुश है, ताकि मैं दूसरों के हाथ नहीं पड़ रही हूँ, मैं मेरी अपना खुद क्या कर रही हूँ, अपनी हाथों से मैं कार्य निभा रही हूँ। अपने पैरों पर खड़ी मैं चलती हूँ। अब तक क्या दूसरों हाथों में पैरों पर खड़ी थी वो, पैर, और कह रही है सीता इतना खुश है, इतने दिन मैं दूसरों पर निर्भर थी, दूसरों के हाथों से पली थी, मगर मैं अब खुद इतना खुशी हो रही मुझे, ताकि मैं अब दूसरों के हाथ न पलकर खुद मैं अपनी पैरों पर खड़ा हूं। क्योंकि खुद पैरों पर खड़ा करना मतलब, अपनी पैरों पर खड़ा मतलब अपनी कार्य को निभाना, अपनी इच्छा के अनुसार जीना, अपनी मर्जी के अनुसार जीवन चलाना। इसलिए सीता बिल्कुल राजभवन से भी उसको कुटिया बिल्कुल अच्छा लग रहा है, छोटी सी झोपड़ी जो जंगल में रहकर भी उसको बिल्कुल अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट वन, श्रमवरी, बिंदु फल स्वरूप स्वास्थ्य, स्वास्थ्य हेल्दी। जो यहाँ पर मैं श्रमवरी बन गई हूँ, श्रम खाकर खाना खाती हूँ, मैं खुद अपनी हाथों से बनाकर खाना खाती हूँ, मुझे यहाँ पर श्रम करना पड़ रहा है, परिश्रम करना पड़ रहा है, और मैं बिल्कुल स्वस्थ बन गई हूँ। क्योंकि इंसान बैठे बैठे खाकर सो रहा तो उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, हेल्थ
यहाँ पर मुझे स्वास्थ्य बिल्कुल क्या हो गई है, अच्छा लग रहा है और शक्ति आ गई मुझे अपने आप, और उस शक्ति के जरिए मुझे गाना पड़ा। और अपने आंचल से व्यंजन आप जलती है। मैं यहाँ पर अपनी आंचलों से अपनी कार्यों को मैं खुद कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने कहा आपको खाना बनाना, कपड़े धोना और ये सब कुछ करते करते वो अपने जीवन को चलाने की कोशिश कर रही है, इसलिए यहाँ पर हो रही है। और आगे हम देख रहे हैं दूसरी, तनु लता सफलता स्वादु आज ही आया है। जितने भी मेरे और लताएं फूल, जंगल में कोई पूछने वाला नहीं है, नए नए नित्य पौध, नए नए नित्य फल, और मुझे आज सफलता प्राप्त किया है, आज बिल्कुल स्वाद लग रहा है, क्योंकि मुझे बिल्कुल खुशी हो रही है, ताकि मुझे यहाँ पर दिन नित्य जंगल में नए नए फल, नए नए फूल, नए नए पक्षियां देखने के लिए मिल रही है। और मेरी कुटिया में राजभवन मन भाया। मैं कुटिया में रह रही हूँ, मैं कुटिया में जीवन चला रही हूँ, मगर मुझे ये एहसास हो रहा है मेरे राजभवन से भी, आलिशान बंगले से भी, जैसे करना में आरा मैंने जो नहीं है, मगर मैं बिल्कुल खुश हूं। आगे किसे लाया कर, किसे लाया फूल। मैंने कहा नए नए नित्य जंगल होने के नाते नए नए फूल, नए नए पेड़, नए नए पौधे, नए नए पक्षियां, झरना, नदियां, झरने, बिल्कुल एक सुंदर प्रकृति यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। वही जंगल में, मगर गांव में ना शहर में ये प्रकृति सुंदर दिखने के लिए बिल्कुल नहीं लगता है। स्वागत कर रहे हेतु हिला करते हैं। मुझे एहसास हो रहा है वो मुझे दिन ब दिन हाथ करके, हाथ फैलाकर मेरा स्वागत कर रहे हैं। कौन स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर? रहने वाले पेड़, पौधे, फूल, झरना, पक्षियां, ये सभी प्रकृति मुझे स्वागत कर रही है। मुझे एहसास हो रहा है। मृदु मनोभाव, मन की भावनाएं मेरे अब बिल्कुल मृदु बन गई है। मृदु स्वाद, मैं बिल्कुल अच्छी सी एक शुद्ध, एक पवित्र स्त्री बनकर उभर आई। जो मैं राजभवन में थी, मुझे बिल्कुल खुशी नहीं था, आज जो बिल्कुल वो मुझे खुशी मिल गई है। सम सुमन खिल खिला करते हैं। सुमन, मैंने कहा फिर से यहाँ पर फूल, और सम पेड़, पौधे, नए नए पेड़, नए नए पौधे, नई नई झरना, नई नई पक्षियां, विचित्र सा, अजब सा, सुंदर सा प्रकृति मुझे आज देखने के लिए मिल रहा है। कहां पर? ये गांव में और शहर में नहीं मिलता है। इसको देखने के लिए हमें कहां जाना पड़ता है? जंगल में जाना पड़ता है। डाली डाली में, डाली ब्रांच, कन्नड़ में क्या बोलते हैं? गिಡದ ಟೊಂಗೆಗಳು, ಒಂದು ಮರದ ಟೊಂಗೆಗಳು, ब्रांच, डाली। डाली डाली में नवा फल, नया नया फल। यहाँ पर जंगल में बहुत सारे फल होते हैं, पेरू, पेड़, इमली, बहुत सारे ऐसे नए नए फल नित्य मिला करते हैं। नित्य बड़ा शब्द, डेली, दिन ब दिन मुझे नए नए फल, नए नए बिल्कुल ताजा हवा, ताजा फल, शुद्ध हवा, शुद्ध फल मुझे खाने के लिए मिलता है, इसलिए मुझे बिल्कुल खुशी है। और तृण तरण मुक्त, तृण यहाँ पर शरीर, इसलिए मेरा शरीर बिल्कुल खुशियों से भरा है, बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्कुल ये प्रकृति मुझे सुंदर लग रहा है, इसलिए मुझे राजभवन से भी मेरी ये कुटिया, ये मेरा जंगल, ये मेरा प्रकृति बिल्कुल सुंदर लग रहा है। कौन कह रही है? सीता अपनी विचारों को स्पष्ट कर रही है। मैं राजभवन से भी यहाँ पर जंगल में मैं बिल्कुल खुशियों से हूँ। कारण बताते हुए हमारे सामने आगे आ रही है। भार झिला करते हैं, झिला, झरना, नदिगलो,
बोका फॉल्स, जोग फॉल्स, ये वाला नंबर पूरा बड़ा शेड्यूल कहां पर मिलेगी? जंगल में, क्योंकि ऊपर से नीचे जो पानी गिरता है, सुंदर रूप से झरना दिखता है, ये प्रकृति का सुंदरता जंगल में दिखता है। इसलिए मैं छोटी सी कुटिया रखकर, झोपड़ी बनाकर मैं जंगल में रह रही हूं, मगर यहां पर मुझे बिल्कुल खुशी मिल रही है। आगे बढ़े। अंतिम पड़ाव, मेरी कुटिया में राजभवन, सम्राट स्वयं प्राणेश है मेरे साथ, और कोई नहीं है। स्वयं सम्राट कौन है? स्वयं मतलब यहाँ पर राम मेरे साथ है, क्योंकि वो अब तक यदि राजा होता तो वो मेरे साथ नहीं होता। अब वो हमेशा मेरे साथ रहता है, मेरे से बातें करता है, मेरे से प्यार करता है। स्वयं प्राणेश सचिव देवर है मेरा, सचिव मंत्री, देवर लक्ष्मण। राम का भाई लक्ष्मण अयोध्या के मंत्री थे, सचिव स्थान पर थे, वो भी मुझे मिलते नहीं बार बार, मगर अब जो हम जैसे ही जंगल में आ गए हैं, जैसे ही कुटिया में आ गए हैं, जैसे यहाँ पर जंगल में आ गए हैं, ये दोनों मेरे हमेशा मेरे साथ रहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल खुश हूं। और देते आकर आशीष, आशीष आशीर्वाद, मुनिवर ऋषियां, जंगल होने के नाते यहाँ पर क्या जी आशीर्वाद देते हैं। कौन आकर? ऋषि मुनिया, साधु सन्यासी लोग। ये गांव में नहीं आते जी, जंगल में ज्यादा रहते हैं, इसलिए बिल्कुल खुश है सीता, ताकि ये हर दिन आकर ऋषि मुनिया मुनिवर हमको आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं, क्योंकि ये जंगल में रहने के और एक महान लाभ जिसको सीता का। धन यहाँ पर तुच्छ है, तुच्छ बेकार, व्यर्थ। पैसा, धन मतलब पैसा, पैसा यहाँ पर बिल्कुल व्यर्थ है। पैसा लेकर क्या करेंगे आप? जंगल में जाकर शॉपिंग करेंगे? नहीं, बड़े बड़े अच्छे स्वादिष्ट बड़े बड़े होटल्स रहेंगे? कुछ भी नहीं है। पैसा यहाँ पर बिल्कुल बेकार है। कहां पर जी? जंगल में। इसलिए धन यहाँ पर तुच्छ, यद्यपि फिर भी असंख्य आकर, फिर भी मैं बहुत सारी, मुझे यहाँ पर खुशियां मिल रही हैं, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं ना यहाँ पर नए नए खाना बनाती हूँ, नए मुझे नित्य क्या होता है, यहाँ पर जंगल दिखता है, नित्य नया नया विचार दिखते हैं, इसलिए मुझे बिल्कुल यहाँ पर अच्छा सा लगा। और पानी पीते मृग, बहुत सारे मृग, चाहे वो शेर, चीता, बाघ, बहुत सारे पक्षियां जैसे क्या करते हैं, मृग पानी पीने के लिए नदी के किनारे आ जाते हैं। इनकी कुटिया और झोपड़ी नदी के किनारे ही है। इसलिए सिंह एक तट पर, सिंह कड़ा शब्द यहाँ पर क्या है हिंदी का? शेर, बाघ, चीता, हाथी जैसे क्रूर प्राणियां एक ही नदी के तट पर, तट दर कड़ा में दंडे, किनारा, और एक शब्द एक ही नदी के तट पर कौन कौन आते हैं? शेर, चीता, बाघ, बहुत सारे हाथी, जो बिल्कुल क्रूर प्राणियां एक ही नदी के तट पर आकर पानी पीते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है।
छोटा सा मासूम प्राणी भी, ससा और ऐसे सारे जो बहुत सारे जंगली प्राणी है एक ही नदी के तट पर आकर पानी पीते हैं। यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, कोई झगड़ता नहीं है। इसलिए ये मुझे राजभवन से भी कुटिया में रहना, जंगल में रहना सीता को बिल्कुल अच्छा लगा। इसलिए ताकि ये इससे भी बिल्कुल एक सरल पद्य हमने देखा। इसलिए इसका प्रश्नोत्तर देखा जाएगा आपको जैसे ही सर यार ओके क्वेश्चन आंसर। अब आपके यहाँ पर अब तक जो हमने पढ़ा उसके कठिन शब्द में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, और यहाँ पर आपको एक शब्द या वाक्यांश में उत्तर लिखिए। 1 अंक के प्रश्न यहाँ पर ऑलरेडी हमने इस जो पद को पढ़ा है इसी के निर्भर कुछ यहाँ पर 1 अंक के प्रश्न पूछा जाएगा आपको परीक्षा में। जैसे सीता जी का मन कहाँ भाया, कहाँ पर जी, कुटिया में। सीता जी का प्राणेश कौन थे, राम। सीता जी का कुटिया को क्या समझती है, तीसरा राजभवन। चौथा है नवीन फल नित्य कहां मिला करते हैं, जंगल में। और सीता की गृहस्थी कहां जागी है, कहां पर जी, ये भी आपको उत्तर होगा जंगल में। वधू बनकर कौन आई है, प्रकृति। सीता की सखियां कौन है, बाल्य मुनिवर। बाल्य मुनिया। ये आपके रहे 1 अंक के शब्द के उत्तर। और रही बात और बड़े प्रश्नों की, इसको लंबा सा 3 अंक के प्रश्नों के पर निम्नलिखित सीता जी का अपनी कुटिया कैसे परिश्रम करती थी, पानी लाना, कपड़े धोना, खाना बनाना, बर्तन मांजना वगैरह वगैरह पहला जो यहाँ पर। दूसरा सीता जी का प्रकृति का सौंदर्य के बारे में क्या कहती है, नित्य रहने, फल मिलता है, सुंदरता दिखने के लिए कितना सुंदर लगता है, ये सब कुछ आपको 3 अंक में लिखना है। सीता जी कुटिया से कैसे खुश है, सुखी है, यहाँ पर अच्छा लग रहा है उसको, ये आपको लिखना है। कुटिया में राजभवन कविता का आशय क्या है, समरी। और यहाँ पर ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए। ऑलरेडी हमने प्रौढ़शाला शिक्षक में और प्राथमिक शिक्षा में पढ़ा, ससंदर्भ स्पष्टीकरण कीजिए। आरसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, किस पद से कहा है, किसने कहा है, किससे कहा है, ये सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर आपका पहला पद समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद। और आने वाली परीक्षा के लिए जो तैयारियां बिल्कुल आपको करना है, अभी उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। इसी तरह हमारी कक्षाएं आगे आती रहेंगे। आप कृपया उनको देखकर उनके प्रश्नार्थक और कुछ भी लिखते रहे। हमारा जो मोबाइल नंबर भी यहाँ पर मौजूद रहता है, चाहे तो आप कुछ भी यहाँ पर पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।